The last question of this paper is from representation of data. The numbers of chocolate bars sold per day in a cinema over a period of 100 days are summarized in the following table. This is a frequency distribution table. Number of chocolates bars sold and number of days. This table is called frequency distribution table. 1 to 10 number of चॉकलेट बार्स और नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज हैं. दिस मीन दैट ये फर्स्ट एंट्री देखें यहाँ 1 to 10 मीन के नंबर ऑफ चॉकलेट 1 से 10 तक जो है वो सेल हुई है, वो 18 डेज में हुई हैं. इसी तरह 11 to 15 चॉकलेट बार्स सेल हुई हैं 24 डेज में एंड सो ऑन. दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन ग्रुप फॉर्म. बट अब हमने क्या करना है, ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम के लिए आपने देखना है कि इफ द डाटा इज कंटिन्यूस, डाटा कंटिन्यूस नहीं है बिकॉज यहाँ पे 1 to 10 है. तो यहाँ पे नेक्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल 1 to 10 है, सेकंड 11 to 15 है. तो ये देखें 1 और 10 और 11 में वो गैप रह जाएगा. टू रिमूव दिस गैप वी विल टेक बाउंड्रीज अगेंस्ट ईच इंटरवल, क्लास बाउंड्रीज, lower boundary or upper boundary. Again we will take against each interval 0.5 माइनस करेंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी, 0.5 ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री आएगी. वी विल डू दिस प्रोसेस अगेंस्ट ईच इंटरवल ताकि हम उस गैप को रिमूव कर सकें, इनकी बाउंड्रीज लेंगे. और यहाँ पे फिर दूसरी बात ये देखनी है अपने कि इफ ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ और नॉट इक्वल विड्थ. ये देखिए फर्स्ट इंटरवल जो है वो 10 का विड्थ ऑफ इंटरवल इज 10 और नेक्स्ट में 5 है और नेक्स्ट में 15 है. इसी तरह नेक्स्ट में 20 है और नेक्स्ट में 10 है. तो ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ, सो वी विल टेक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं. अलोंग वाई एक्सिस हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली है. Along x-axis number of chocolates bars sold according to this table, frequency distribution table. यहाँ देखें आपने इंटरवल्स भी आपने अकॉर्डिंगली आपने उनका स्केल चूज करना है. 1 to 10, 11 to 15 and 16 to 30 and so on. और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, तो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ईच इंटरवल वी विल टेक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बिकॉज इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ. तो सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे. यहाँ पे ये मैं दोबारा से बना लेता हूँ, ये बना हुआ है पहले ही कि पहले हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. देखिए फ्रीक्वेंसी जो है 18 है. पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18 है. क्लास इंटरवल क्या है, वो 10 है. डिवाइड करेंगे 18 ओवर 10 तो 1.8 आ जाएगा हमारे पास. ये हमने नीचे बना लिया है, पहले बाउंड्रीज ली है. फर्स्ट इंटरवल जो है आपका ये देखें 1 to 10 है. 1 में से 0.5 माइनस किया है तो 0.5 आएगा. 10 में 0.5 ऐड कर देंगे तो वो अपर क्लास बाउंड्री आएगी. 1 में से 0.5 माइनस करेंगे वो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी. इसी तरह हमने हर इंटरवल का फाइंड कर लेना है, वो ये किया हुआ है. फर्स्ट इंटरवल के लिए दिस इज अ लोअर क्लास बाउंड्री, दिस इज अपर क्लास बाउंड्री. और हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ली है, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ. इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास 1.8 है. नेक्स्ट इंटरवल जो है उसकी पहले हमने बाउंड्रीज फाइंड की है. लोअर क्लास बाउंड्री 10.5, अपर इज 15.5. ये देखें सेकंड इंटरवल के लिए भी बता देता हूँ. 11 में से 0.5 माइनस किया 10.5 आएगा. 15 में 0.5 ऐड कर देंगे 15.5 आया है. और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी 24 ओवर क्लास विड्थ. क्लास विड्थ इज 5. तो सो वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग 4 पहले का आ जाएगा
8 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, दूसरा इंटरवल की बाउंड्रीज ये है। 10.5 इज द लोअर क्लास बाउंड्री, 15.5 इज द अपर क्लास बाउंड्री, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 4.8। ये 4.8 कैसे आया? हमने 24 को 5 पे डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट 15.5 लोअर बाउंड्री अगले इंटरवल की, और 30.5 इज द अपर क्लास बाउंड्री, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 2। इन द सेम वे इन दोनों इंटरवल की भी बाउंड्रीज फाइंड की और यहाँ क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। तो ये हमने अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस और इन नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो है वो हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है। और ये देखें यहाँ पे मैंने स्केल चूज किया है कि वन स्मॉल स्केल जो है वो वन को इक्वल 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो दिस इज 10 0, दिस इज 10 20 30 40 50 60। बट हमारे पास पहला इंटरवल है 0.5 टू 10.5 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है हमारे पास 1.8। 0.5 और 10.5 ये हमने यहाँ पे शो करना है। ये देखिए ये लाइन आपको, ये देखिए ये तो 0 है, बट यहाँ पे ये देखिए ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये 0.5 को शो कर रहा है। ये मैंने उस बॉक्स का बिल्कुल सेंटर में लगाई है लाइन, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये 0.5 और दिस इज 10.5। देखिए 10 से थोड़ा सा हाफ जो है स्केयर वो आगे है। तो ये और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1.8। तो ये देखें ये 1.8 है। इधर 0.1 को स्मॉल स्केयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच स्मॉल स्केयर रिप्रेजेंट्स 0.1। तो दिस इज 1.8। तो सो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। फर्स्ट इंटरवल को शो करने के लिए हमने वो बार बना लिया है। फॉर सेकंड इंटरवल 10.5 टू 15.5, ये 10.5 पे ये लाइन लगी हुई है, और दिस इज 15.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4.8। तो इसको हम 4.8 तक ले जाते हैं। दिस इज 4.8। तो ये बार बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल जो है वो है 15.5 टू 30.5, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 2। 2 इज हेयर, ये देखिए यहाँ पे 2 आता है, और ये दिस इज कॉमन लाइन। और 30.5 ये देखें उसकी अपर क्लास बाउंड्री 30.5 है। तो सो यहाँ पे 30.5 ये मैंने 30 बिल्कुल यहाँ बनता है, और मैंने उस स्मॉल स्केल का हाफ ले लिया, यहाँ पे 30.5 बनता है। ये जो लाइन शो कर रही है पर्पल, ये 30.5 है। तो सो दिस इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज 30.5 टू 50.5, frequency density is 1। 30.5 is here और 50.5 is here और frequency density is 1। तो 1 के अगेंस्ट हम 1 तक हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 तक हम ये लाइन लगा लेंगे। तो ये रेक्टेंगल बन गई है। फॉर द लास्ट इंटरवल 50.5 टू 60.5, दिस इज 50.5 और दिस इज 60.5। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.8। 0.8 जो है वो यहाँ आएगा 2 यूनिट नीचे 1 से। तो ये हमने 0.8 ये ले लिया है, ये दिस इज 0.8 अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसको हमने शेड कर दिया है, हर रेक्टेंगल को थोड़ा सा शेड कर दें ताकि और प्रोमिनेंट हो जाए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम। Now, next part of this question is, what is the greatest possible value of interquarter range of the data? What is the greatest possible value of interquarter range of the data? Greatest possible interquarter range इसलिए उसने पूछा है क्योंकि हमारे पास डाटा जो है इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है, ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटरक्वार्टर रेंज फाइंड करनी है। इंटरक्वार्टर रेंज के लिए हमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल दोनों फाइंड करनी पड़ेंगी।
उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर क्वार्टाइल Q1 होती है, Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 25% ऑफ द थ्रू द डेटा, 25% of total frequency, that is 100. It is given in the question, over a period of 100 days. तो टोटल इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, वी गेट 100। तो सो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास 100 है, 100 का 25% क्या होगा, वो 25 ही होगा। अब हमने देखना है 25 ये लोअर हमारा किस इंटरवल में लोअर क्वार्टाइल लाई करता है। तो अब आपने उसका तरीका क्या होता है, अब आपने फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहे हैं, देखना है कि ये 25% कहाँ तक किस इंटरवल में लाई करता है। 25 जो है ये कहाँ पे फ्रीक्वेंसी लाई करती है, हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। ये देखें यहाँ पे 18 है, 18 में 24 ऐड करेंगे तो 24 इस इंटरवल में लाई करेगा। 11 to 15 वाले इंटरवल में ये 25 वैल्यू कहाँ आएगी, 18 में 7 ऐड करेंगे तो वो इस इंटरवल में लाई कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो लोअर क्वार्टाइल है वो 11 to 15 वाले इंटरवल में लाई करेगा। तो सो वी कैन राइट हियर लोअर क्वार्टाइल लाइज इन lower quartile lies in the interval 11 to 15। अब हमने देखना है कि अपर क्वार्टाइल कहाँ पे लाई करता है। अपर क्वार्टाइल जो है, अपर क्वार्टाइल क्या होता है, उसको हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 75% ऑफ द डेटा ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, 75% ऑफ 100, वो हमारे पास 75 ही होगा। अब हमने इसी तरह देखना है कि ये 75 जो है ये कहाँ पे ऐड करके आता है, किस इंटरवल में लाई करता है। 18 प्लस 24 ये हमारे पास आ जाएगा 42, और 42 में 30 ऐड करेंगे तो वो 72 आ जाता है। तो हमारे पास 75 है, तो 72 यहाँ नहीं लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 75। इनको ऐड कर रहे हैं तो 75 जो है ये इस इंटरवल में लाई करेगा 31 to 50। तो सो अपर क्वार्टाइल लाइज इन द इंटरवल 31 to 50। अब हमने देखना है लोअर क्वार्टाइल जो है 11 से लेके 15 तक हो सकती है, और अपर क्वार्टाइल जो है 31 से 50 तक हो सकती है। अब आपने देखना है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टर रेंज क्या होगी। इंटर क्वार्टर रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल तो वो इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है, अपर क्वार्टाइल इज दिस। अपर क्वार्टाइल जो है अपर क्वार्टाइल हमारे पास ये है और लोअर क्वार्टाइल ये है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 50 ले लेंगे, अपर क्वार्टाइल का 50 लेंगे, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे ताकि हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटेस्ट आ जाए। वो ग्रेटेस्ट क्या होगी, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टर रेंज होगी। तो सो हम इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सो ग्रेटेस्ट इंटर क्वार्टर रेंज Q3 माइनस Q1, Q3 हम ये लेंगे 50 और Q1 हम 11 लेंगे, तो वी गेट 50 minus 11, तो finally we get greatest possible value of interquartile range, that is 39. This is the answer. The last part of this question is calculate estimates of the mean and standard deviation of the number of chocolate bars sold। यहाँ पे टू वर्ड्स हैं, कैलकुलेट भी और एस्टिमेट भी है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट एस्टिमेट्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो यहाँ पे कैलकुलेट एस्टिमेट तो वर्ड इसलिए आए हैं क्योंकि इंटरवल इज गिवन इन ग्रुप फॉर्म, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज गिवन इन ग्रुप फॉर्म। ये देखें यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए होती है एक्स की, तो यहाँ पे क्या है इंटरवल 1 से लेके फॉर एग्जांपल ये पहला इंटरवल है 1 to 10 है, दिस मीन्स के 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 1 to 10 कोई वैल्यू आ सकती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम मीन फाइंड करके मीन का फार्मूला यूज करने के लिए वो विल टेक द सूटेबल वैल्यू। सूटेबल वैल्यू क्या होती है, वो मिड वैल्यू होती है। सो वी फर्स्ट वी टेक मिड वैल्यूज अगेंस्ट ईच इंटरवल। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दोनों क्लास लिमिट्स हैं, इनको इस फॉर्म में दिया, दिस इज अ लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट इस इंटरवल की, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। पहले इंटरवल की 1 प्लस 10 11 over 2 5.5 होगी। नेक्स्ट 11 प्लस 15 over 2 वी गेट 13। इसी तरह हम इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और वी विल फाइंड इन द सेम वे मिड वैल्यू अगेंस्ट ईच इंटरवल। ये हमने फाइंड कर लिए मिड वैल्यूज। अब ये मिड वैल्यूज जो है वी विल से एक्स, दिस इज एफ। नाउ वी विल यूज द फार्मूला टू फाइंड मीडियन, सॉरी मीन। पहले हमने मीन एस्टिमेट का वर्ड बताना था इसलिए यूज किया है कि एस्टिमेशन है, ये परफेक्ट आंसर नहीं होता क्योंकि हमने मिड वैल्यू या सूटेबल वैल्यू ली है, कि मिड वैल्यू ली है 1 से 10 तक हमने वो ये मतलब 1 से 10 है तो इसका मिड वैल्यू ली हुई है, इसलिए इसको एस्टिमेटेड मीन आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी एस्टिमेटेड आएगी। तो सो दिस इज फार्मूला फॉर मीन, x bar is equal to summation fx over summation f। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप, हमारे पास x भी है, these values are of x और these are frequencies। so we are using here summation fx over summation f, putting the values we get x bar will be, x bar shows the mean value of x, 18 into 5.5 प्लस, देखें ये टेबल में से देखें 18 5.5x है और 18 फ्रीक्वेंसी, हम दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इन इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है। अब 13 और 24 को मल्टीप्लाई करके हमको ऐड भी कर देना चाहिए, हमके फार्मूला में समेशन का साइन है। 18 5.5 प्लस 24 इंटू 13 प्लस 30 इंटू 23 प्लस 20 इंटू 40.5 प्लस 8 इंटू 55.5 होल डिवाइडेड बाय summation f sum of frequency that is 100। it is already given कि हमारे पास 100 डेज हैं, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो summation f जो है हमारे पास है 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वही गेट, अब हमने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है और इनको सब को ऐड करके 100 पे डिवाइड करेंगे, वी गेट फाइनली आंसर इज x बार जो है वो आ जाएगा हमारे पास 23.6। दिस इज द आंसर, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ x। इसी तरह अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला होता है समेशन fx स्क्वायर ओवर समेशन f माइनस x बार होल स्क्वायर होल अंडर रूट। नो, अब हमारे पास समेशन f भी है और x बार भी हमने अभी फाइंड किया है, और बट अब हम फाइंड करेंगे समेशन fx स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हमें x का स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि इस फार्मूला में स्क्वायर है, बाकी समेशन f 100 है और समेशन x बार जो है अभी हमने फाइंड किया उसका स्क्वायर लेंगे, इस फार्मूला में स्क्वायर है।
ये x बार हमें दिया हुआ है, तो सो हमें इस न्यूमरेटर को फाइंड करना पड़ेगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर। तो सो हम इसको कर लेते हैं, इस x का हमने स्क्वायर लेना है। ये देखिए ये x की वैल्यू ना 5.5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 23 स्क्वायर वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ टेबल में से देख सकते हैं, और यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एफ एक्स स्क्वायर इज 5.5 स्क्वायर प्लस 24 13 स्क्वायर, यूजिंग वी आर यूजिंग दिस फार्मूला। अभी हम इसको लिख रहे हैं समेशन एफ एक्स स्क्वायर 24 इंटू 13 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 30 इंटू 23 स्क्वायर, 30 इंटू 23 स्क्वायर, थर्टी इंटू 23 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 20 इंटू 40.5 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5.5 स्क्वायर। ये अभी तक हमने सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर को लिखा है डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज 100। इसको 100 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मीन एक्स बार स्केयर, मीन का स्केयर, मीन इज 23.6, इसका स्केयर ले लेंगे यहाँ पे, इसको लिखते हैं -23.6 का स्केयर। अब हमने होल स्केयर रूट भी है, इसको आपने करना है कैलकुलेट। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, इनको कैलकुलेट कर लिया है हमने, 100 पे डिवाइड भी कर दिया है, और -23.6 हो गई। ये होल कैलकुलेशन जो है ये विदाउट टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगी 224.57 स्क्वायर रूट। So after taking square root, we get standard deviation is 15.0, correct to three significant figure. This is the standard deviation of this, or this is the mean.